हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी हब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। तो मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 2 ये रहेगा। पार्ट 1 में हमने देखा था किस तरह से डिमांड उठी एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की, और किस तरह से फिर फाइनली हमारी जो डिमांड है 1946 के अंदर कैबिनेट मिशन प्लान आता है उसके अंदर फुलफिल की जाती है, और किस तरह से कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनती है वहाँ पर। उसके बाद ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाया जाता है, मोड बैटन प्लान आता है, उन मोड बैटन प्लान से क्या क्या चेंजेस आए थे वो सारी चीज़ें हमने देखी थी। ओके, तो आज इसी के अंदर एक सब टॉपिक है इसका, जो है ड्राफ्टिंग कमेटी के ऊपर। ओके, तो देखिए ड्राफ्टिंग कमेटी जो है, बहुत सारी कमेटीज़ बनाई गई थी। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, उसके अंदर बहुत सारी कमेटीज़ बनाई गई थी जिनको उनके उनके अलग अलग काम दिए थे। किसी को काम दिया गया था फंडामेंटल राइट्स के ऊपर, किसी को काम दिया गया था स्टेट्स के लिए, किसी को काम दिया गया था नेशनल फ्लैग के लिए, नेशनल फ्लैग को डिसाइड करना किस तरह का होगा। तो अलग अलग काम दिए गए थे। ओके, इसी तरह से एक थी ड्राफ्टिंग कमेटी। इस ड्राफ्टिंग कमेटी को काम दिया गया था कि आपको इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसका ड्राफ्ट बनाना है। ड्राफ्ट बनाने का मतलब है कि भाई आप बताओगे ओवरऑल स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, ठीक है ना, कौन सी चीज़ कहाँ पे डालनी है। जैसे कि फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में है, पार्ट 4 में आपके डीपीएसपी है, किस तरह से इनको बनाना है, किस आर्टिकल को किसके बाद डालना है, क्या रखना है ओवरऑल स्ट्रक्चर, वो सारी चीज़ें इसका काम होगा, ओवरऑल ड्राफ्ट बनाना। ठीक है, तो इसको सेटअप किया गया। तो वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने ऑलरेडी आपको बताया स्लाइड के अंदर एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो सारा लिख लेना, सीधे रट्टा मार लेना इन चीज़ों को। ओके, देखो सेटअप की गई थी 29 अगस्त को 1947, 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस मिली। ओके, और 29 अगस्त को सेटअप किया गया इंडिपेंडेंस के बाद। क्योंकि मुझे याद है एक क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया था कि ड्राफ्टिंग कमेटी जो इट वाज सेटअप बिफोर इंडिपेंडेंस या आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस 15 अगस्त 1947 इंडिपेंडेंस, और उसके बाद 29 अगस्त 1947 को ये सेटअप की गई। ओके, इसको क्या टास्क दिया गया था? सिंपल टास्क क्या था, पर्पस क्या था भाई? जो नया कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इंडिया का होगा उसका ड्राफ्ट बनाना है। टोटल मेंबर्स कितने थे? टोटल 7 मेंबर्स थे। सबसे पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो चेयरमैन थे, उसके बाद के एम मुंशी, एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सईद मोहम्मद सादुल्ला, और उसके बाद थे आपके आपके एन माधव राव। ओके, इन्होंने क्या काम किया था? रिप्लेस्ड बी एल मित्तर। पहले थे बी एल मित्तर, लेकिन ये बीमार हो गए, और उसके बाद एन माधव राव आ गए। उसके बाद थे साथ में आपके टी टी कृष्णमाचारी। इन्होंने किसको रिप्लेस किया था? डी पी केथन, क्योंकि 1948 में इनकी डेथ हुई थी। अब ड्राफ्टिंग कमेटी 29 अगस्त 1947 को सेटअप की गई। उस वक्त मेंबर थे डी पी केथन, लेकिन बाद में 1948 में इनकी डेथ हो जाती है, और फिर आ जाते हैं आपके टी टी कृष्णमाचारी। ओके, तो ये टोटल आपके 7 मेंबर से, सातों के साथ जितने भी मेंबर हैं इनके नाम आपको याद होने चाहिए। ओके, उसके बाद पहला जो अलग अलग ड्राफ्ट इन्होंने बनाए, पहला ड्राफ्ट बनाया गया फेब 1948 में। देखो सेटअप की गई 29 अगस्त को, और पहला ड्राफ्ट काम करते करते पहला ड्राफ्ट जो है कब बना? फेब 1948 में। उसके ऊपर चर्चा की गई, डिस्कशन की गई अच्छे से। उसके अंदर मेरिट डिमेरिट जो भी थे वो डिस्कस किए गए। बाद में फिर इसी तरह से अलग अलग ड्राफ्ट आते गए। फाइनल ड्राफ्ट 4 नवंबर 1948 को लाया गया, और इसको एक्सेप्ट किया गया और पास किया गया 26 नवंबर 1949। और यही वो डेट है जिस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्ट में तो 26 नवंबर को, 26 जनवरी 1950 को लाया गया था। 26 नवंबर 1949 को फाइनल साइनिंग हुई थी, अडॉप्ट किया गया था, इनेक्ट किया गया था। ओके, तो उस वक्त 26 नवंबर 1949 को हमारे पास क्या क्या था? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या क्या था? एक भाई साहब हमारा प्रेम्बल था, 395 आर्टिकल थे, और 8 शेड्यूल थे, और बाद में फिर यही बढ़ते बढ़ते 8 से 12 शेड्यूल हो गए। ओके, उस वक्त 22 पार्ट्स थे, बढ़ते बढ़ते 25 पार्ट्स हो गए। ओके, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ये क्या है? एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, ऑर्गेनिक है इन नेचर। तो अडॉप्ट किया गया 26 नवंबर 1949 को, अडॉप्ट या इनेक्ट ऑप्शन में जो भी होगा, यानी एक्सेप्ट किया कि भाई ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है ना। लेकिन फिर फोर्स में लाया गया 26 जनवरी से। तो 26 जनवरी 1950 जो हम अपना रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। ओके, अब ये 26 जनवरी जो है ये चूज़ किस लिए किया गया था? ओके, ये चूज़ किस लिए किया गया था? क्योंकि इस दिन स्वराज डे सेलिब्रेट किया गया था।
टोटल 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में, और खर्चा कितना आया, 64 लाख रुपीज़ का टोटल खर्चा आया है। ओके, अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स डिस्कस करने जा रहा हूँ, तो अच्छे से इनको नोट कर लेना। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सबको मालूम है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चीफ आर्किटेक्ट कौन है, ये भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मॉडर्न मनु किनको कहते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। हालांकि मनुस्मृति, मनु ने आपकी मनुस्मृति लिखी है, उनसे बहुत नफरत करते थे। इवन कि ये भी बताया जाता कि उन्हें मनुस्मृति को जलाया गया था, क्योंकि उसके अंदर वर्ण सिस्टम को जस्टिफाई किया गया है, लेकिन फिर भी इनको मॉडर्न मनु कहते हैं। चेयरमैन कौन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, ये मैंने अभी बताया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो 4 बातें तो इन्हीं के रिलेटेड आ गई, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मॉडर्न मनु, और चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। अच्छा, कुछ क्रिटिसिज्म जब इस ड्राफ्टिंग कमेटी का हो रहा था, क्योंकि टाइम लगा रही थी, आप ज़रा खुद आइडिया लगाओ। 29 अगस्त 1947 को बनाया गया, फिर अलग अलग ड्राफ्ट लाते लाते फाइनल ड्राफ्ट 26, फाइनल ड्राफ्ट जो है 4 नवंबर 1948 को लाया गया और 26 नवंबर को एक्सेप्ट किया गया। टाइम लगा, तो इसीलिए एक राइटर हैं नज़ीरुद्दीन अहमद, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने इस ड्राफ्टिंग कमेटी को ड्रिफ्टिंग कमेटी भी कहा था। कहा ये ड्रिफ्ट कर रही है, एक जगह नहीं टिक रही है, टाइम लगा रही है, काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर रही है। ओके, तो ड्रिफ्टिंग कमेटी बताया था। विस्कोट साइमन, इन्होंने कहा था कि ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी बॉडी ऑफ हिंदूज़ है, देखो क्योंकि जितने भी मेंबर्स थे वो सारे क्या हैं, हिंदूज़ थे। एक सईद मोहम्मद सादुल्ला। ओके, तो इसलिए इन्होंने इसको क्या कहा था, इन्होंने ये कहा था कि ये क्या है, बॉडी ऑफ हिंदूज़ है, कि इसके अंदर जितने भी है वो तो सारे हिंदूज़ हैं। ओके, तो कहीं ना कहीं ये क्या थी, वो डिवाइड एंड रूल वाली जो पॉलिसी थी ना, जो मेंटेलिटी थी, उसको रिफ्लेक्ट कर रही है। सिंबल क्या था, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सिंबल या सील के तौर पे भी यूज़ किया जाता था, तो एलिफेंट था, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा इतना बल्कि था, इतना ह्यूज था, तो वो एलिफेंटाइन साइज को उसको रिप्रेजेंट कर रहा था, उसको रिफ्लेक्ट कर रहा था, इसीलिए एलिफेंट को चूज़ किया गया था। उसके बाद हमारे जो लीगल एडवाइज़र या कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र जो थे, ये कौन थे, ये सर BN राव, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इज़ द फर्स्ट पर्सन जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में बैठे हैं। इसके बाद सेक्रेटरी कौन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, HVR अयंगर। चीफ ड्राफ्ट मैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, चीफ ड्राफ्ट मैन की बात हो रही है यहाँ पे। चीफ आर्किटेक्ट तो आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, ये चीफ ड्राफ्ट्समैन की बात हो रही है यहाँ पर, ये SN मुखर्जी। ठीक है, तो इसको चीफ आर्किटेक्ट से कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है। फिर उसके बाद भैया कैलीग्राफर, लिखा किसने, तो प्रेम बिहारी नारायण रायज़दा, इन्होंने लिखा है हाथों से। ओके, अपने हाथों से लिखा है। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसको किस में लिखा गया था, फ्लोइंग इटैलिक स्टाइल। इटैलिक स्टाइल होता है ना इस तरह से, जो थोड़ा थोड़ा टेढ़ा होता है, उसको बोलते हैं इटैलिक स्टाइल। डेकोरेटेड बाय शांति निकेतन आर्टिस्ट, 2 आर्टिस्ट हैं, नंदलाल बोस और बोहर राम मनोहर सिन्हा, इन्होंने उसको डेकोरेट किया था। डेकोरेट क्या मतलब, लिखा गया, बाद में फिर उसको थोड़ी ड्राइंग वगैरह, फूल वगैरह आसपास बनाए गए, अच्छे से डेकोरेट किया गया उसको। और अगर हम बात करें हिंदी वर्जन की, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का जो हिंदी वर्जन था, वो किसने लिखा था, वसंत कृष्ण वैद्य, और उसको डेकोरेट किया था नंदलाल बोस ने। ठीक है, फिर उसके बाद एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, 58th अमेंडमेंट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1987। ये बताता है कि भाई हिंदी ट्रांसलेशन होनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन की, यानी कॉन्स्टिट्यूशन जो लिखा गया इंग्लिश में, उसकी एक हिंदी ट्रांसलेशन भी होनी चाहिए। ये खुद कॉन्स्टिट्यूशन बताता है, अंडर नया आर्टिकल बनाया गया इस अमेंडमेंट के जरिए, आर्टिकल 394A, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन लाया गया तो उसको पब्लिश कहाँ किया गया था, तो पब्लिश किया गया था आपका देहरादून के अंदर। और उसके बाद जो है किसके द्वारा, आपकी जो सर्वे ऑफ इंडिया है उनके द्वारा। और ओरिजिनल कॉपी अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें जो हिंदी और इंग्लिश में है, वो कहाँ पर है, तो जो आपकी पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट की जो लाइब्रेरी है वहाँ पे रखा गया है। किसके अंदर, हीलियम फील्ड केस, यानी एक बक्सा जैसा है। ओके, तो उसके अंदर क्या है, हीलियम गैस डाली हुई, ताकि वो प्रिजर्व रह पाए अच्छे से, उसके अंदर किसी किस्म की खराबी ना आए, तो उसके अंदर रखा गया है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो एग्जाम्स में आते रहते हैं। ओके, तो फैक्ट बेस्ड ही आपका जो एग्ज़ाम है वो भी फैक्चुअली होने जा रहा है। तो इसलिए जितने भी फैक्ट्स होंगे इनके अंदर, देखो कॉन्सेप्ट तो समझना है, जो कॉन्सेप्चुअल होगा वहाँ पर अच्छे से हम कॉन्सेप्ट आपको देंगे।
लेकिन जो फैक्चुअल होगा, जहाँ पर आपको फैक्ट को सीधे एज इट इज़ रखना होगा, तो वहाँ पर और कोई ऑप्शन नहीं है, आपको उनको रखना पड़ेगा। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो रहेगा हमारा प्रियम्बल। तो प्रियम्बल के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच।